Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 12 of our NOSIT mini mock test series. So आज का जो हमारा टॉपिक है that is basically शॉक के ऊपर हम MCQ करेंगे. ओके सो शॉक से रिलेटेड हम लाइक प्रायोरिटी सिनेरियो बेस्ड और लाइक डायरेक्ट टाइप ऑफ MCQ ऑल्सो हम डिस्कस करने वाले हैं विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. ओके सो बिफोर दैट एक चीज आपको समझनी है that is कि every concepts that you understand today is one less marks you will lose tomorrow. मीन्स व्हाट इज दैट कि जो हम एग्जाम में जो हमारे मार्क्स कमाते हैं, जो हम मार्क्स हमारे लूज होते हैं एग्जाम में, वो डायरेक्टली नहीं होता है. वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कि हम अभी हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करते हैं, हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं. वी रश फॉर रिवीजन, वी आर नॉट सॉल्विंग MCQ, वी आर नॉट गिविंग test, not analyzing that, not fixing that, and because of that we are losing marks on the day of exam. So every concept that you understand today is one less marks you will lose tomorrow. So please be focused on study, be focused on revision, solving MCQ, giving test, analyzing that and fixing that. Okay, so start with the session. That is, the first question is, a 32-year-old male is brought to emergency department after a road traffic accident. Okay, he is pale, restless, cold to touch, BP is 80 by 50 mm of Hg, and pulse is 130 per minute. Okay, and urine output is negligible. ठीक है, then what is the first priority nursing action? ठीक है ना. सो आपने ये पूरा सिचुएशन दे दिया है कि 32 ईयर मेल है, उसको क्या हुआ था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, सो इमरजेंसी में आया एंड विद दिस ऑल द साइन के साथ आया है. सो व्हाट इज योर फर्स्ट, आप पहले गए, देन व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? एडमिनिस्टर IV एंटीबायोटिक्स, इंसर्ट फॉलीज कैथेटर, स्टार्ट 2 large bore IV लाइंस एंड बिगिन फ्लूइड रिससिटेशन, और सेंड ब्लड फॉर इन्वेस्टिगेशन. सो बिफोर लाइक कि क्या बोल रहा है, मतलब हमें क्या ऑप्शन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि क्वेश्चन पूछा क्या है. सो उन्होंने बोला है कि फर्स्ट क्लू क्या बोला है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट मतलब कि ब्लड का लॉस हो रहा होगा. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ तो इंजरी तो हुई होगी कहीं से, एंड वो इंजरी की वजह से उसका देखो बीपी क्या हुआ, कम हो गया. सो हाइपोटेंशन है, ठीक है ना. सो हाइपोटेंशन है, ठीक है, फर्स्ट इज हाइपोटेंशन है. टेकीकार्डिया हो रहा है, ठीक है, टेकीकार्डिया है. यूरिन आउटपुट इज नेग्लिजिबल है, मतलब यूरिन आउटपुट भी कम हो गया है. एनुरिया भी हो रखा है. कोल्ड टू टच है, ठीक है, कोल्ड टू टच है. एंड जो है वो रेस्टलेस भी है, ठीक है ना, रेस्टलेस भी है. सो ये सारा साइन आपको देख के, ये सारे सिम्टम्स देखकर आपको क्या लग रहा है कि क्यों हो रहा है? बीपी भी कम हो रहा है, टेकीकार्डिया हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है ना, ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है. सो ऑक्सीजन बेसिकली कम हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, फ्लूइड मतलब बीपी कम हो रहा है. सो बीपी वगैरह कम क्यों हो रहा है? बेसिकली यहाँ पे क्या हो रखा है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो रखा है ना. इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है कि टिश्यू को प्रॉपर परफ्यूजन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना. एंड वो क्यों हो रहा है? क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो देयर इज हाई चांस की कहीं ना कहीं से इंजरी हो रही है, वहां से ब्लड निकल रहा है. सो प्रॉपर जो ब्लड है, ब्लड का लॉस हो रहा है. सो जो ब्लड है वो क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है, मीन्स की शॉक में है पेशेंट. एंड शॉक में है, बेसिकली कौन सा शॉक है? फर्स्ट क्लू कहाँ से आ रहा है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, मीन्स की रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ मतलब कि हाइपोवॉलेमिक शॉक हुआ. सो हाइपोवॉलेमिक शॉक में हम क्या करेंगे? जो भी शॉक हो, हमारा जो फर्स्ट मैनेजमेंट है, दैट इज ABC. पहले हम एयरवे देखेंगे, देन हम ब्रीदिंग देखेंगे, देन हम सर्कुलेशन देखेंगे. सो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस में एयरवे या फिर ब्रीदिंग के बारे में नहीं बोला कि एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो रखा है या फिर ब्रीदिंग में रेस्पिरेटरी पैटर्न एबनॉर्मल है, डिस्ट्रेस है, ऐसा कुछ नहीं बोला है. जस्ट उन्होंने बोला है कि बीपी कम है, टेकीकार्डिया है, कोल्ड टू टच है ना. सो मतलब कि सर्कुलेशन बेसिकली यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. सो एयरवे ब्रीदिंग इज आई थिंक नॉर्मल होगा, तो हमें सर्कुलेशन पे फोकस करना है. एयरवे ब्रीदिंग नहीं बताया, तो हमारा थर्ड मोटिव क्या होगा? सर्कुलेशन पे फोकस करना है. एंड सर्कुलेशन पे फोकस करने के लिए क्या करते हैं? सर्कुलेशन के लिए हमें क्या करना है? हमें पेशेंट को फटाफट फ्लूइड देना है ना, क्योंकि फ्लूइड का लॉस हुआ है. तो हम फटाफट 2 large bore कैनुला लगाएंगे, दैट इज 16 to 18 गेज का कैनुला लगाएंगे, एंड फटाफट हम फ्लूइड देंगे, है ना. बेसिकली कौन सा फ्लूइड देंगे? क्रिस्टलॉइड फ्लूइड देंगे, वार्म क्रिस्टलॉइड फ्लूइड देंगे, ठीक है ना, दैट इज NS या फिर RL देंगे, ठीक है ना. वार्म NS या फिर RL देंगे विथ लार्ज बोर कैनुला. सो दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी होगा. अब हम देखते हैं ऑप्शन हम एलिमिनेट करते हैं. ऑप्शन एलिमिनेट करना इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो यू नो द आंसर, डायरेक्टली यू नो द आंसर कि हाँ इसका आंसर तो यही होगा, स्टिल ऑलवेज एलिमिनेट द
ऑलवेज एलिमिनेट द ऑप्शंस देन करेक्ट द आंसर, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कुछ और हो जाता है, हमें लगता है ये सही है, बट जब आप एलिमिनेट करोगे तो आपको लगेगा नहीं ये दिस इज मोर करेक्ट। एंड बेसिकली एग्जाम में यही से हमारी गलती भी हो जाती है, ठीक है ना। सो फर्स्ट उन्होंने बोला है कि एडमिनिस्टर आईवी एंटीबायोटिक्स। तो देखो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में है, मे बी एंटीबायोटिक की नीड होगी बट इन द लेटर में। फर्स्ट हमें एंटीबायोटिक इज नॉट आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना, उन्होंने फर्स्ट पूछा है ना, सो इट इज रॉन्ग। सेकंड बोला है इंसर्ट यूरिनरी कैथेटर। यस, यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट करना इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज वी हैव टू मॉनिटर ऑल्सो, है ना, मॉनिटर करना है कि हम जो भी फ्लूइड रिससिटेशन कर रहे हैं वो प्रॉपर परफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यूरिन आउटपुट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो इट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना, मॉनिटरिंग इज नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी। पहले हमें पेशेंट की जान बचाना है, जान बचाओगे तभी तो उसको प्रॉपर मॉनिटर कर पाओगे ना। सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। इन स्टार्ट टू लार्ज बोर आईवी लाइंस एंड बिगिन फ्लूइड रिससिटेशन। यस इट इज करेक्ट। आगे पढ़ लेते हैं। सेंड ब्लड फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो यस ब्लड हमें भेजना है फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए, मे बी इन द लेटर स्टेज, मतलब कि फ्लूइड्स देने के डिस्पाइट ऑफ गिविंग फ्लूइड पेशेंट का जो बीपी है, पेशेंट का जो वाइटल्स है, जो परफ्यूजन है वो नॉर्मल नहीं आ रहा है, तो हमें एट द एंड हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड पड़ सकती है। सो बिकॉज फॉर दैट हमें क्या करना होगा, हमें ऑफकोर्स ब्लड इन्वेस्टिगेशन देने होंगे। बट द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने पहले फ्लूइड रिससिटेशन तो करो, उसके बाद ब्लड भेजना है, वो सब कुछ होगा। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ए भी इंपॉर्टेंट है, बी भी इंपॉर्टेंट है, एंड डी भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट द फर्स्ट प्रायोरिटी इज द सी। सो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिखने में लेंथी है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट जब आप पढ़ोगे प्रॉपर ब्रेन लगाओगे, प्रॉपर क्लू देखोगे क्या क्या है, सो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएगा, है ना। बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो वो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने शॉक नहीं पढ़ रखा है, सो ऑलरेडी मैंने शॉक पढ़ा दिया है, आप वहां से शॉक पढ़ सकते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आए दिन बच्चे पूछते रहते हैं, लाइक टेलीग्राम पे भी, चैट में भी, कि क्या मेरा जो लेक्चर है एफओएन का, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, वो इनफ है कि नहीं है। सो देखो इनफ तो कुछ भी नहीं है, आप कोई सा भी कोचिंग के नोट्स ले लो, आप कोई सी भी बुक पढ़ लो, नथिंग इज इनफ। बेसिकली आपने बहुत सारा ऐसे कंटेंट के पीछे नहीं भागना है कि चलो मुझे वो वाला कोचिंग का नोट्स पढ़ लेती हूँ, वो वाला बुक पढ़ लेती हूँ। ऐसे आप ये भी पढ़ लेना है, वो भी पढ़ लेना है, एट द एंड आपने कुछ भी नहीं आ गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिकली ऑल यू नीड इज कि आपने एक कंटेंट पढ़ना है, उसको आपको मास्टर करना है। यू हैव टू मास्टर इन वन कंटेंट एंड सॉल्विंग द एमसीक्यू। सॉल्व करो एमसीक्यू को, एंड उसमें अगर आपको कुछ पॉइंट लगते हैं कि यस मेरे कॉन्सेप्ट्स में मैंने ये नहीं पढ़ा, तो जस्ट ऐड ऑन दैट इन योर नोट्स, ठीक है ना। बिकॉज एट द एंड आपने क्या देना है, एग्जाम देना है, एग्जाम में क्या आएगा, एमसीक्यू आएगा। ऑल यू नीड, यू हैव टू डेवलप द एबिलिटी, यू हैव टू मास्टर योर सेल्फ इन सॉल्विंग द एमसीक्यू, नॉट फोकसिंग ऑन कंप्लीटिंग टू मेनी सोर्सेज, टू मेनी कंटेंट, है ना। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू नो। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, that is a patient with history of myocardial infarction, ठीक है, present with hypotension, raised JVP, crackles in lungs, cold clammy skin and decreased urine output. The patient is most likely in which type of shock? तो उन्होंने पूरा सिनेरियो दे दिया है कि एमआई का पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ एमआई है, ठीक है ना, हाइपोटेंशन हुआ है, रेज जेपीपी हुआ है, लंग्स में क्रैकल्स, मतलब ऑस्कल्टेट करने पे क्रैकल्स हो रहा है, कोल्ड क्लेमी स्किन है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट है। शॉक तो है, बट कौन सा शॉक है, यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। चलो हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक मानते हैं, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में यस कोल्ड क्लेमी स्किन होता है, हाइपोटेंशन भी होता है, बट जेवीपी जो है, जुगुलर विनस प्रेशर, यूजुअली क्या होता है इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द लो वॉल्यूम, वॉल्यूम कम होने की वजह से हो रहा है ना। जेवीपी यूजुअली क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा या फिर नॉर्मल होगा, बट इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जेवीपी रेज नहीं होगा, तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एंड ऑल्सो क्रैकल्स इन लंग्स, लंग्स में क्रैकल्स भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में नहीं होता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक बेसिकली क्या होता है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द वॉल्यूम, हाइपो वॉल्यूम कम की वजह से, लाइक मोर देन 15%, अगर टोटल जो हमारा फ्लूइड है, अगर उसका मोर देन 15% जो फ्लूइड लॉस हो जाता है इन इंट्रावेस्कुलरली, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है ना। उसमें बेसिकली रेज जेवीपी और क्रैकल्स नहीं दिखता है, ए इज रॉन्ग। बी करते हैं सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, मैसिव वेजोडाइलेशन होगा, मैसिव वेजोडाइलेशन होगा तो क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, ठीक है ना। स्किन जो होगा, अर्ली फेज में स्किन कैसा होता है, वार्म फ्लश्ड होता है, बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, कोल्ड क्लैमी स्किन। अगेन कोल्ड क्लैमी स्किन, रेज्ड जेवीपी, क्रैकल्स इन लंग्स, ये सारे सेप्टिक शॉक में नहीं होते हैं, ये भी गलत हो गया, ठीक है।
कमिंग टू द C1 दैट इज द कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक बेसिकली क्या होता है, कार्डियो मतलब कार्डियक में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है। हार्ट का काम क्या है, पंप करना, ब्लड को पंप करना और ऑल ओवर द ऑर्गन्स तक पहुंचाना। सो यहाँ पर जो हार्ट है आपका अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट, अच्छे से पंप नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे पंपिंग फेलियर हो रखा है, पंपिंग फेलियर हो रखा है ना, हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर रहा है। सो जो अच्छे से जब हार्ट पंप नहीं करेगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, ऑफ कोर्स कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। सो क्या होगा, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन एंड इट लीड्स टू शॉक। ठीक है ना। एंड सो कार्डियोजेनिक शॉक में ऑफ कोर्स हाइपोटेंशन होगा। ठीक है ना। रेज जेवीपी माइट लाइक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्रैकल इन लंग्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोल्ड क्लाइमेट स्किन ऑफ कोर्स होगा एंड यूरिन आउटपुट तो होगा। ठीक है ना। सो यूरिन आउटपुट कम है, कोल्ड क्लाइमेट स्किन है, हाइपोटेंशन, ये तो हमारे हाइपोवोलेमिक शॉक में हो रहा था। बट कार्डियोजेनिक शॉक में ये मतलब है कि नहीं है, ये कंफर्म कैसे होगा, हिस्ट्री ऑफ MI। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्लू इन दिस क्वेश्चंस में। ये जो MI बोल दिया ना, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपने फटाफट आपके माइंड में आएगा कि हिस्ट्री ऑफ MI। एंड आप याद करो, जब मैंने आपको कार्डियोजेनिक शॉक पढ़ाया था ड्यूरिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर्स, तो मैंने क्या बताया था कि कार्डियोजेनिक शॉक का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, मोस्ट कॉमन कॉज इज द एंटीरियर वॉल MI, है ना। सो बेसिकली MI बोल दो, है ना। सो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। उसके अलावा एक वेल्वुलर डिसऑर्डर, डिसअरिथमियाज, बहुत सारे कॉज है, बट द एंटीरियर वॉल MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज। ठीक है ना। सो कार्डियोजेनिक शॉक में हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है, सो पंपिंग फेलियर है, एंड बिकॉज ऑफ द पंपिंग फेलियर ऑफ कोर्स JVP भी इंक्रीज हो सकता है ना। मतलब जो राइट एट्रियल प्रेशर भी इंक्रीज होगा तो JVP भी इंक्रीज हो सकता है ना। एंड पंपिंग फेलियर है तो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो ब्लड वापस से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, तो क्रैकल्स इन लंग्स में भी हो सकता है। सो मतलब कि कार्डियोजेनिक शॉक में ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं। सो सी माइट बी आंसर। बट डी पढ़ लेते हैं, न्यूरोजेनिक शॉक। सो न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है, न्यूरोजेनिक शॉक होता है बिकॉज ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो टोन है वो डिक्रीज हो जाता है, टोन डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज ऑफ द स्पाइनल कोड इंजरी अबव T5, है ना। सो स्पाइनल कोड इंजरी इज द हिस्ट्री, इसमें होना चाहिए था। स्पाइनल कोड इंजरी की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टोन डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, तेज वेजोडाइलेशन होगा, तो अगेन BP कम होगा। ठीक है ना। यहाँ पे जो स्किन होगा वो ड्राई होगा एंड वार्म होगा। ठीक है ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे ना ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। एंड अगेन यहाँ पे JVP रेज या फिर क्रैकल्स नहीं होगा, है ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे इन्होंने बोला हिस्ट्री ऑफ MI, बट न्यूरोजेनिक में आपने ऐसे बोलना होता, क्वेश्चन में ये होता कि फॉल हो रखा है, स्पाइनल कोड इंजरी हो रखी है, सो दिस ऐसा कुछ हिस्ट्री होता। सो हमारा DB क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, C इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, है ना। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन दैट इज अ पेशेंट विथ सेप्टिक शॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि ये सेप्टिक शॉक क्या होता है, एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है। बेसिकली ये डिफरेंस है, जो कॉन्सेप्ट्स है, जो बेसिक थिंग्स है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये अपने पता होना चाहिए। बिकॉज अगर ये पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, है ना। सो ये अगर आपने नहीं पढ़ रखा है सो प्लीज शॉक पढ़ लो। मैंने एक ही वीडियो में पूरा का पूरा शॉक पढ़ा रखा है, ऑल टाइप्स ऑफ शॉक मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियोस। ऑलरेडी मैंने इसी लेक्चर मतलब मेरे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लेक्चर में है, तो वो प्लीज पढ़ लेना आप, ठीक है ना। सो थर्ड क्वेश्चन है, पेशेंट विथ सेप्टिक शॉक हैज BP 70/80/46, मतलब कि हाइपोटेंशन है, डिस्पाइट एडिक्वेट फ्लूइड रिससिटेशन, मतलब कि हाइपोटेंशन है। एंड फॉर हाइपोटेंशन क्या किया है, फ्लूइड रिससिटेशन किया है, फ्लूइड दिया है, बट गिविंग डिस्पाइट ऑफ गिविंग एडिक्वेट फ्लूइड रिससिटेशन जो BP है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है। विच मेडिकेशन शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू बी स्टार्टेड नेक्स्ट, मतलब कि डिस्पाइट ऑफ गिविंग फ्लूइड रिससिटेशन BP is still 78/46, देन व्हाट इज द नर्स मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन, की फ्लूइड तो दे दिया, अब क्या करना है नेक्स्ट हमें, ठीक है ना। सो डोपामिन देना है, फ्यूरोसिमाइड देना है, नाइट्रोग्लिसरीन देना है, या मैनिटोल देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेप्टिक शॉक में क्या होता है, मैंने बताया था, जब मैंने आपको सेप्टिक शॉक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि सेप्टिक शॉक में बेसिकली क्या हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से सीवियर वेजोडाइलेशन हो रखा है। यहाँ पे वॉल्यूम की कमी नहीं हुई है, वॉल्यूम लॉस नहीं हुआ है, वॉल्यूम लॉस नहीं हुआ है, यहाँ पे वेजोडाइलेशन हो रखा है। एंड बिकॉज ऑफ वेजोडाइलेशन यहाँ पे कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, कम हो गया, तो इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन एंड BP भी कम हो रहा है, सब कुछ कम हो रहा है, ठीक है ना। सो हमारा जो मोटिव होगा, है ना, एंड क्लिनिकली अगर हम इसको डिफाइन करें ना सेप्टिक शॉक का, तो डिस्पाइट ऑफ गिविंग फ्लूइड रिससिटेशन BP इंक्रीज नहीं होता है। यहाँ पे हमें क्या क्या नीड होता है, वेजोप्रेसर्स की नीड होती है, वेजो
प्रेशर्स की नीड होती है ना, क्योंकि वेजोडाइलेशन हो रखा है तो हमें ऐसा चीज चाहिए जो वेजो कंस्ट्रिक्शन करे, है ना। सो हमें वेजो प्रेशर्स या फिर आइनोट्रॉप्स की नीड होती है ना। तो सेप्टिक शॉक में हमें क्या चाहिए, वेजो प्रेशर्स या फिर आइनोट्रॉप्स चाहिए। तो क्या दोगे आप, डोपामिन दोगे। तो यस, डोपामिन वेसोप्रेसर्स है, क्या करेगा, क्या वो हमारा जो वेसो कंस्ट्रिक्शन है वो करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा। फ्यूरोसिमाइड दोगे, ये इट इज लेस सिक्स, है ना, ये क्या करेगा, फ्लूइड लॉस करेगा, तो इससे तो शॉक और ज्यादा लाइक और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ना। सो ये तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। नाइट्रोग्लिसरीन अगेन इट इज वेजोडाइलेटर, तो ऑलरेडी वेजोडाइलेशन हो रखा है, ऑलरेडी सिवियर वेजोडाइलेशन हो रखा है सेप्टिक शॉक में, तो आप और नाइट्रोग्लिसरीन देके तो पेशेंट का पेशेंट को तो डेथ कर दोगे ना, तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। मैनिटोल अगेन एक ये क्या है, डायूरेटिक्स है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है, तो अगेन ये क्या करेगा, फ्लूइड वॉल्यूम लॉस करेगा, सो इट इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो आंसर क्या होगा, ए होगा, डोपामिन देंगे हम, दैट इज वेजोप्रेसर्स देंगे हम, ठीक है ना, सिंपल था ये। कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, अ नर्स इज असेसिंग अ ट्रॉमा पेशेंट, ठीक है, which finding indicates early और कॉम्पनसेटरी स्टेज ऑफ शॉक। तो देखो मैंने आपको स्टेजेस ऑफ शॉक बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, उसमें हमने क्या बताया था कि सबसे पहले एक अर्ली फेस होता है, कॉम्पनसेटरी फेस होता है, देन हमारा वो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो जाता है, देन रिफ्रैक्टरी फेस हो जाता है। अर्ली फेस में जैसे ही आपके बॉडी में इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होगा, आपके जो वाइटल्स ऑर्गन्स है वहाँ पे प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी होगा, तो आपका बॉडी बहुत ज्यादा वाइस है, फटाफट वो क्या करेगा, एरोबिक से एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म पे शिफ्ट हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, लैक्टेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। स्टिल आपका जो फ्लूइड है वो कम है, मतलब वट एवर द रीजन वो कम है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है, तो कंपनसेटरी फेज में क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, सो टेकिकार्डिया होगा, रेस्टलेस पेशेंट थोड़ा हो जाएगा, एंक्सियस हो जाएगा पेशेंट, है ना। एंड यहाँ पे बीपी जो है वो नॉर्मल होगा या थोड़ा बहुत कम होगा, बट यूजुअली बीपी क्या होगा, नॉर्मल रहेगा, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो बीपी को वो नॉर्मलाइज करेगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव में क्या होगा कि धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, आपने अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया, तो बॉडी एक टाइम तक ही मैनेज करेगी ना, उसके बाद तो बॉडी भी जवाब दे देगी कि भैया अब मुझसे नहीं होने वाला। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपका बॉडी कॉम्पनसेटरी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, सो क्या होगा, यूरिन आउटपुट धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा, बीपी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, है ना। तो स्किन जो है वो कोल्ड एंड क्लैमी होने लग जाएगा, सो ये हो गया। रिफ्रैक्टरी में क्या है कि आपका बॉडी ने पूरा जवाब दे दिया कि भैया अब तो कुछ नहीं होने वाला, ऑर्गन पूरा का पूरा क्या हो गए, डिसफंक्शन हो गया, ऑर्गन डिसफंक्शन हो गया, तो यूरिन आउटपुट बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एनूरिया हो जाएगा, ठीक है ना। लंग्स में क्या हो जाएगा, लंग्स में आपका एआरडीएस हो जाएगा, तो आपको बेसिकली टेकिपनिया वगैरह दिखने लग जाएगा, है ना, टेकिपनिया पेशेंट को हो जाएगा। लीवर में अमोनिया इंक्रीज हो जाएगा, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी हो जाएगा, सो पूरा का पूरा जो ऑर्गन है वो डैमेज होने लग जाएगा, ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ड्रॉजी हो जाएगा, है ना, कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगा, सो धीरे धीरे पूरा ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। सो इन्होंने बोला है कि अ नर्स इज असेसिंग अ ट्रॉमा पेशेंट which finding indicates early or compensatory stage of shock. So compensatory stage में क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। So ब्रेडिकार्डिया इज सिंपली लाइक कि कॉम्पनसेटरी में बेसिकली क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो टेकिकार्डिया होगा, है ना, ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा। ब्रेडिकार्डिया बेसिकली कब देखने को मिलता है, इन न्यूरोजेनिक शॉक में, सो ये गलत हो गया। हाइपोटेंशन, सो इन कॉम्पनसेटरी स्टेज में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रखा है, सो बीपी जो है वो या तो नॉर्मल रहेगा, हाइपोटेंशन उतना नहीं देखने को मिलता है, सो बीपी नॉर्मली नॉर्मल रहता है, सो ये भी गलत हो जाएगा। टेकिकार्डिया एंड रेस्टलेसनेस, यस, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, सो टेकिकार्डिया होगा, रेस्टलेसनेस होगा, पेशेंट एंक्सियस होगा, है ना। सो ये हो सकता है। डी के है एब्सेंट यूरिन आउटपुट, सो एब्सेंट यूरिन आउटपुट बेसिकली हमारा रिफ्रैक्टरी फेस में होगा, रिफ्रैक्टरी फेस में होगा, है ना। सो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Coming to the next question, a patient in anaphylactic shock suddenly develops stridor and severe respiratory distress. Okay, what is the most immediate nursing action? Very very important. देखो, anaphylactic shock क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सम एलर्जेंस, कोई एलर्जेंस है आपकी बॉडी में आया, एंड बिकॉज ऑफ दैट एलर्जेंस जो आपका सेल है, जैसे कि मास्ट सेल हो गया, बेसोफिल सेल हो गया, वो क्या रिलीज करेंगे, बहुत सारा हिस्टामिन रिलीज करेंगे, हिस्टामिन रिलीज करेंगे, एंड हिस्टामिन रिलीज होने से क्या होगा, वेजो डायलेशन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, शॉक होगा, है ना। इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, कार्डियक आउटपुट कम हो गया, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होगा और शॉक वाले सिम्टम्स होंगे, ठीक है। सो इन एनाफाइलेक्टिक शॉक में हमें क्या करने होते हैं, हमारा जो मोटिव है दैट इज अगेन एबीसी ही है, एबीसी होगा, है ना। सो यहाँ पे हमारा जो मोटिव होता है, हमें इन एनाफाइलेक्टिक शॉक में द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अगर हम बोले, सो दैट इज एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हो गया, और इसको हम एड्रेनालिन भी बोलते हैं, वो हमें देना होता है ना। कैसे देना होता है, डेट इज 0.5 mg,
0.5 mg देते हैं इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर देते हैं बेसिकली वास्टस लेटरलिस साइड पे देते हैं, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना। एंड अगर इसका कंसंट्रेशन पूछे कि कितना कंसंट्रेशन होता है, डेट इज 1:1000 का कंसंट्रेशन होता है। जो एड्रेनलिन है ना, उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, 1:1000। सो 1 ml में 1 mg होता है, और हमें कितना देना है, 0.5 mg देना है, तो हम 0.5 ml देंगे, ठीक है ना। IM देंगे, वास्टस लेटरालिस में देंगे, और एवरी 5 to 15 मिनट में हमें रिपीट करना होगा डोज का, अगर इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू नो, ठीक है ना। सो हमें क्या करना है, स्टार्ट IV फ्लूइड। सो यहाँ पे वेजोडाइलेशन हो रखा है बिकॉज ऑफ दिस हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से, है ना। सो IV फ्लूइड इज यस इंपॉर्टेंट है, बट द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है, मोस्ट इमीडिएट नर्सिंग एक्शन नहीं है। एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन, यस। प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन। सो देखो, इंट्यूबेशन के लिए प्रिपेयर करना इज इम्पॉर्टेंट, कि अगर पेशेंट आफ्टर गिविंग एपिनेफ्रिन अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं होता है, पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रखा है, जो एडिमा हो गया है, जो एयरवे में एडिमा हुआ है, वो अगर इम्प्रूव नहीं होगा, है ना, तो हम पेशेंट को ऑफ कोर्स इंट्यूबेट करेंगे। बट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोस्ट इमीडिएट नर्सिंग एक्शन में हमारा एपिनेफ्रिन होगा, क्योंकि एपिनेफ्रिन जो है वो अल्फा 1 बीटा 1 बीटा 2 एगोनिस्ट है, तो ये क्या करता है, वेजो ब्रोंकोडायलेटर भी करते हैं ना, इसीलिए बेसिकली हम दे रहे हैं। सो अगर ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद भी अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं हुआ है, तो हम ऑफ कोर्स इंट्यूबेट करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट, तो हमें इंट्यूबेशन के लिए प्रिपेयर तो करना है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द बी, ठीक है। डी क्या है, गिव एंटीहिस्टामिन। तो यस, एंटीहिस्टामिन भी देंगे, लाइक एडजंक्टिव थेरेपी हो सकता है कि यस विद द एपिनेफ्रिन इट इज इंपॉर्टेंट, बट द एपिनेफ्रिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू गिव ड्यूरिंग एनाफाइलेक्टिक शॉक, है ना। सो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमारा एपिनेफ्रिन होगा, दिस यू शुड नो, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा हमारा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Coming to the sixth question, which parameters best indicates that fluid resuscitation in shock is effective, ठीक है ना। सो देखो, इन्होंने क्या बोला है कि which parameter indicates fluid resuscitation in shock is effective। so fluid resuscitation effective है, इसका मतलब क्या होता है, fluid resuscitation effective है या नहीं है, इसका मतलब है कि ऑर्गन को ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड मिल रहा है। सो ऑर्गन जो है वो प्रॉपरली क्या हो रही है, परफ्यूज हो रही है, परफ्यूज हो रही है ना, परफ्यूज हो रही है। सो ऑर्गन परफ्यूजन क्या हो गया, स्टार्ट हो चुका है, दैट इज मीन कि फ्लूइड रिससिटेशन अच्छा है, ठीक है ना। सो ऑर्गन परफ्यूजन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सो द बेस्ट इंडिकेटर हमारा क्या है, किडनी। किडनी इज द बेस्ट इंडिकेटर, क्यों, क्योंकि किडनी में ना जो भी हमारा हार्ट है, हार्ट में जो भी कार्डियक आउटपुट होता है, उसका 15 to 20% जो कार्डियक आउटपुट है ना, वो कहाँ जाता है, किडनी के पास जाता है। एंड जैसे ही ये कार्डियक आउटपुट, ये जो ब्लड है किडनी के पास जाएगा, तो किडनी क्या फॉर्म करेगी, ऑफ कोर्स यूरिन करेगी। सो यूरिन आउटपुट है ना, यूरिन इज द बेस्ट मेजरेबल, ऑब्जर्व मतलब ऑब्जेक्टिव भी है, इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, एंड इट इज ऑल्सो मेजरेबल भी है। सो बिकॉज ऑफ दैट यूरिन आउटपुट इज द बेस्ट इंडिकेटर, है ना, बेस्ट इंडिकेटर इन फ्लूइड रिससिटेशन। सो बर्न पेशेंट में भी ये इंपॉर्टेंट है ना, जब जो हम बर्न पेशेंट में फ्लूइड रिससिटेशन करते हैं, या फिर शॉक वाले पेशेंट में भी हम फ्लूइड रिससिटेशन करते हैं। सो यूरिन आउटपुट इज द बेस्ट इंडिकेटर। क्यों बेस्ट इंडिकेटर है, वो मैंने बता दिया, क्योंकि बेसिकली ऑर्गन परफ्यूजन हो रहा है, सो ब्रेन को भी होगा, सारे वाइटल ऑर्गन्स को परफ्यूजन होगा, बट यूरिन आउटपुट हम प्रॉपर मेजर कर सकते हैं, प्रॉपर ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट यूरिन आउटपुट इज द बेस्ट इंडिकेटर, ठीक है ना। सो इंक्रीज बीपी, अगर बट हम फिर भी ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। उन्होंने बोला कि क्या इंक्रीज बीपी इज द बेस्ट इंडिकेटर। सो देखो, बीपी इंक्रीज हो सकता है अगर हमने पेशेंट को वेजोप्रेसर्स दिया, हमने पेशेंट को आइनोट्रॉप्स दिया, है ना। सो बीपी तो वैसे भी इंक्रीज हो सकता है, बट इट डजंट मीन कि सारे के सारे ऑर्गन जो है वो परफ्यूज हो रहे हैं, ऑर्गन परफ्यूजन स्टार्ट हो चुका है। सो ये डायरेक्टली नहीं बताएगा, सो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। वार्म स्किन, सो वार्म स्किन मानते हैं इट इज द लेटर साइन, बट इन समटाइम्स लाइक सेप्टिक शॉक में ऑलरेडी वार्म स्किन होता है, सो इट इज अगेन नॉट द बेस्ट इंडिकेटर, ठीक है। यूरिन आउटपुट है डिक्रीज्ड हार्ट रेट। सो डिक्रीज हार्ट रेट इज नॉट लाइक इन न्यूरोजेनिक शॉक में तो बेसिकली ब्रेडिकार्डिया ही होता है। सो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सो यूरिन आउटपुट मोर देन इक्वल टू 0.5 ml per kg per hour is the best indicator for fluid resuscitation in burn patient and also in the shock patient, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ऑल क्वेश्चंस, ठीक है ना।
कमिंग टू सेवेंथ क्वेश्चन, अ पेशेंट विथ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ठीक है, प्रेजेंट विथ हाइपोटेंशन, वार्म ड्राई स्किन, ब्रेडिकार्डिया, which type of shock is most likely? This is something the easiest question and I want you people give this answer. You people give this questions answer in the comment box कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने शॉक पढ़ रखा होगा, हल्का भी पढ़ रखा होगा ना, जस्ट ऊपर से टच टच भी क्या होगा, तो इसका आंसर आप इजिली दे दोगे। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे, इट मीन्स कि आपको शॉक टॉपिक जो है वो पढ़ना पढ़ना इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एंड मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बताई थी कि ये मैंने लाइन जो बताया कि एवरी कॉन्सेप्ट यू अंडरस्टैंड टुडे इज वन लेस मार्क्स यू विल लूज टुमारो। सो आज अगर आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक छोड़ रहे हो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू छोड़ रहे हो, आप रिवीजन छोड़ रहे हो एंड बोल रहे हो कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, सो एग्जाम भी यही हो जाएगा कि अगली बार फिर दे देना, अगली बार फिर दे देना। सो प्लीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो तो आपने छोड़ना ही नहीं है। उससे उससे टॉपिक उस टॉपिक से जो एमसीक्यू आता है वो तो आपने करना ही करना है, क्योंकि ये टॉपिक तो समथिंग इम्पोर्टेंट है, वो आपने पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि शॉक हो गया, बर्न हो गया, यहाँ से तो एमसीक्यू आना ही आना है, तो ये टॉपिक आपने क्यों छोड़ना है। जो आएगा ही आएगा, उसको हम क्यों ग्रांटेड लेना है ना, अच्छे से पढ़ के जाना है। सो प्लीज इस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ना है। नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लो, ठीक है, मतलब माई हम्बल रिक्वेस्ट कि पढ़ लो, आपके लिए मैं रिक्वेस्ट करी कि पढ़ लो। ओके, कमिंग टू एट्थ क्वेश्चन, अ पेशेंट विथ हाइपोवोलेमिक शॉक इज कॉन्शियस है एंड ब्रीदिंग एडिक्वेटली है। ठीक है, सो पेशेंट है हाइपोवोलेमिक शॉक में है, बट वो कॉन्शियस है, मतलब ज्यादा फ्लूइड लॉस नहीं हो, क्योंकि हाइपोवोलेमिक शॉक के भी स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 2 3 4, है ना। अब मैं बताऊंगी नहीं, आपको आपको नहीं आता है तो प्लीज जाके वो टॉपिक पढ़ो, ठीक है ना। सो उसके स्टेजेस है, तो वो पेशेंट अभी कॉन्शियस है, प्रॉपर ब्रीदिंग ले पा रहा है। सो विच पोजीशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो उन्होंने सिंपल बोला है कि पेशेंट जो है हाइपोवोलेमिक शॉक, पेशेंट का बीपी कम होने लगा है, हाइपोवोलेमिक शॉक में हो गया है। सो हम कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन देंगे। सो हमारा जो मोटिव होगा, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में है ना, हाइपोवोलेमिक शॉक में है, मतलब कि वॉल्यूम कम की वजह से शॉक हुआ है ना, वॉल्यूम कम की वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो गया एंड उसकी वजह से शॉक हुआ है। सो वॉल्यूम कम हुआ है, तो हमारा मोटिव क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करना है। सो वॉल्यूम इंक्रीज कैसे करेंगे, जब हमारा वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, है ना। वीनस रिटर्न बेसिकली हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड जो है, वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, ज्यादा फ्लूइड हमारा हार्ट के पास आएगा, तो कार्डियक आउटपुट ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाएगा। सो वीनस इंक्रीज करने का कौन सा पोजीशन होता है, यू नो दैट इज द ट्रेलेनबर्ग पोजीशन, है ना, ट्रेलेनबर्ग पोजीशन, है ना, ट्रेलेनबर्ग पोजीशन होता है, ठीक है ना। टेलनबर्ग पोजीशन होता है, जिसको अब अभी जो नॉर्मल है, जो अभी का जो रिसेंट है, उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड टेलनबर्ग पोजीशन। ठीक है ना। मॉडिफाइड में क्या होता है कि पेशेंट ऐसे सुपाइन नहीं होता है, बस लेग ऐसे एलिवेटेड होता है। पहले क्या होता था, पूरा पेशेंट ऐसे कर देते थे, दैट इज अ टेलनबर्ग पोजीशन। पूरा दिस पोजीशन, दिस, ये हमारा हेड है, ये हमारा लेग है, सो ऐसे को हम टेलनबर्ग पोजीशन बोलते हैं। बट अब क्या है कि पेशेंट सुपाइन ही लेटा होता है, बस ओनली लेग को एलिवेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड टेलनबर्ग पोजीशन एंड दिस इज द बेस्ट पोजीशन। इससे वेनस रिटर्न क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा एंड बीपी नॉर्मल होने लग जाएगा, ठीक है ना। सो जैसे ही पेशेंट का बीपी कम होता है, लेट्स सपोज पेशेंट वार्ड में एडमिट है, पेशेंट का बीपी कम होता है, फर्स्ट एक्शन क्या होता है कि फटाफट हमें पेशेंट को मॉडिफाइड टेलनबर्ग पोजीशन में देते हैं। उसके बाद हमें लाइक फ्लूइड देना है, वैसे प्रेशर्स देना है, वो देखने होते हैं, बट फर्स्ट इज द पोजीशन, है ना। सो प्रोन पोजीशन दोगे, सो नहीं, प्रोन पोजीशन बेसिकली कहाँ देता है, याद करो, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था एआरडीएस में, एआरडीएस में हम प्रोन पोजीशन देते हैं, सो ये गलत हो गया। हाई फॉलोड पोजीशन, इससे तो वीनस रिटर्न और कम हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं देना। सुपाइन विथ लेग एलिवेटेड, दैट इज मॉडिफाइड ट्रेलेनबर्ग पोजीशन, तो यस हम ये देंगे। लेफ्ट लेटरल पोजीशन, सो ये बेसिकली एस्पिरेशन से प्रिवेंट वगैरह करने के लिए देते हैं, सो ये भी हम यहाँ पे शॉक में हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन नहीं देते हैं, कौन सा देते हैं, मॉडिफाइड ट्रेलेनबर्ग पोजीशन, दैट इज सुपाइन विथ लेग एलिवेटेड, ठीक है ना। सो आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Coming to ninth question, which finding indicates irreversible stage of shock? सो अभी हमने पढ़ा दैट इज द अर्ली स्टेज हो गया, है ना, कॉम्पनसेटरी स्टेज हो गया, प्रोग्रेसिव स्टेज हो गया एंड लास्ट इज द इरिवर्सिबल, दैट इज द रिफ्रैक्टरी स्टेज। सो रिफ्रैक्टरी स्टेज में क्या हो गया कि इरिवर्सिबल हो गया, कि अब आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, ऑर्गन यहाँ पे डिसफंक्शन हो गया, ऑर्गन डिसफंक्शन हो गया, ऑर्गन डिसफंक्शन हो गया, जैसे ब्रेन ब्रेन डिसफंक्शन हो गया, तो लाइक ड्रॉजी हो जाएगा, अल्टर मेंटल स्टेटस हो जाएगा, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, है ना। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में डिसरिदमियाज होगा, हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, है ना, एमआई हो जाएगा, लंग्स में एआरडीएस हो जाएगा, है ना। अगर हम लीवर की बात करें तो अमोनिया इंक्रीज हो जाएगा, है ना, लीवर फेलियर हो जाएगा, अमोनिया इंक्रीज हो जाएगा। किडनी की बात करें तो किडनी में क्या होगा,
देयर इज रीनल फेलियर हो जाएगा, तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बेसिकली बिल्कुल लाइक कम्प्लीटली अब्सेंस हो जाएगा यूरिन आउटपुट। सो ये हमारे इरिवर्सिबल स्टेज है, सारे के सारे ऑर्गन क्या होने लग जाएंगे, डिसफंक्शन होने लग जाएंगे। तो इन्होंने बोला है कि कौन सी फाइंडिंग दिखेगी, कोल्ड क्लेमी स्किन। सो यस, कोल्ड क्लेमी स्किन दिखेगा, बट ये बेसिकली हमारा प्रोग्रेसिव कंपनसेटरी या फिर प्रोग्रेसिव स्टेज में दिखेगा। वहां पे लाइक अभी जो बॉडी आपको थोड़ा बहुत कॉम्पनसेट कर रही है, तो यहाँ पे आपका कोल्ड स्किन जो है वो कोल्ड क्लेमी हो जाएगा, है ना। सो इरिवर्सिबल में भी दिखेगा, बट बेसिकली कंपनसेटरी से ये स्टार्ट हो जाता है कोल्ड क्लेमी स्किन। बीपी क्या है, 90/60 है, सो लाइक इट इज अप्रोक्सीमेटली ये क्या है, नॉर्मल है, या फिर कम भी बोल सकते हो। सो ये भी हमारा कंपनसेटरी या फिर प्रोग्रेसिव स्टेज में दिखेगा। एनूरिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो एनूरिया मतलब कि कंप्लीटली लॉस ऑफ यूरिन, एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब कि लैक्टेट बॉडी में बहुत ज्यादा बन गया है, जो लंग्स है प्रॉपर ब्रेथ नहीं कर पा रही है, सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। सो मतलब कि यहाँ पे ऑर्गन डिसफंक्शन हो गया है ना। सो ये हमारा इरिवर्सिबल स्टेज में दिखेगा। टेकिकार्डिया, अगेन हमारा टेकिकार्डिया कहाँ दिखेगा, कंपनसेटरी स्टेज में दिखेगा, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ना। सो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, एनूरिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, coming to the 10th question, a nurse notices that a patient in shock has decreasing BP, increasing heart rate and falling oxygen saturation. What should be the priority action? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट बहुत सारे स्टूडेंट ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, एंड वो गलती में आईवी फ्लूइड रेट पे टिक करके आ जाते हैं। तो देखो, हमें देखो यहाँ पे क्या करना है, उन्होंने बोला है कि पेशेंट है शॉक में है, तो उन्होंने बता दिया कि पेशेंट शॉक में है। सो बीपी कम हो रहा है, हार्ट रेट ज्यादा हो रहा है, एंड ऑक्सीजन भी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये ऑक्सीजन फॉल हो रहा है। सो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, इन्फॉर्म सीनियर नर्स। तो यस, इंपॉर्टेंट है, बट नॉट द प्रायोरिटी। पढ़ते आगे, इंक्रीजिंग आईवी फ्लूइड रेट, तो लोग किस पे टिक करेंगे, लोग बी पे टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि शॉक में हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, तो हम फटाफट फ्लूइड रेट इंक्रीज कर देंगे। बट मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, ऑलवेज ऑलवेज सॉल्विंग एमसीक्यू, प्रायोरिटी हमेशा एबीसी रूल के थ्रू ही करना है। सो एयरवे इज द मोस्ट प्रायोरिटी, एंड यहाँ पे उन्होंने बोला है कि पेशेंट का जो ऑक्सीजन है वो फॉल हो रहा है ना। सो रीअसेस द एयरवे एंड ऑक्सीजन डिलीवरी, कि एयरवे ब्लॉकेज तो नहीं हो रखा है, एयरवे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रखा है, या फिर ऑक्सीजन जो डिलीवर कर रहा है वो प्रॉपर लाइक उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो डिलीवर कर भी रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो पहले हमें वो रीअसेस करना है। तो रीअसेस द एयरवे एंड ऑक्सीजन डिलीवरी, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ठीक है ना। उसके बाद ऑफ कोर्स इन्फॉर्म सीनियर्स, आपको अगर आपने रीअसेस किया, सब कुछ फाइन है कि पेशेंट का एयरवे में कोई ब्लॉकेज नहीं है ना, ऑक्सीजन डिलीवरी भी प्रॉपर है, देन ऑफ कोर्स आपने सीनियर नर्स को इन्फॉर्म करना है, आईवी फ्लूइड रेट को इंक्रीज करना है, एंड डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज द लीस्ट प्रायोरिटी, लास्ट में करना है। सारा कुछ सेटल करने के बाद, पेशेंट को पहले सेटल करना है, पहले पेशेंट सेटल हो जाएगा, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट की लाइक पेशेंट इतना ज्यादा सीरियस मसले में है एंड आपने डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया। सो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज लेस लीस्ट प्रायोरिटी, तो सबसे लास्ट में करना है ना। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, पहले हमें पेशेंट को देखना है, पेशेंट को नॉर्मल करना है, हमेशा ये सोचो हम, और हमेशा एबीसी रूल फॉलो करो। सो आंसर इसका सी होगा, बड़ा बड़ा लिख लो, सी होगा, बी नहीं होगा, ठीक है ना, बी नहीं होगा। 11th क्वेश्चन, अ 45-year old patient एडमिटेड विथ सीवियर डायरिया, ओके, फॉर 2 days। सो 2 days से उसको सीवियर डायरिया हो रखा है, इस ड्रॉजी हो गया है, हैज ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, बीपी 86/54 है, पल्स 124 है, एंड कैपिलरी रिफिल टाइम क्या हो गया है, डिले हो गया है। विच फाइंडिंग कंफर्म्स दैट द पेशेंट इज इन हाइपोवोलेमिक शॉक। सो उन्होंने बोला है कि ये सारा चीज है, तो सीवियर डायरिया है, 2 days से सीवियर डायरिया है, ड्रॉजी है, ट्राइम्यूकस मेम्ब्रेन है, बीपी कम हो रखा है, पल्स रेट ज्यादा है, कैपिलरी रिफिल टाइम डिले है। तो उन्होंने बोला है कि इनमें से दिस रेज बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज कैपिलरी रिफिल, लो सेंट्रल विनस प्रेशर एंड इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, तो इनमें से कौन की फाइंडिंग जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक जो है वो कंफर्म करेगा। तो सबसे पहले देखो, पेशेंट को सीवियर डायरिया हो रहा था, 2 दिन से सीवियर डायरिया हो रहा था, तो बहुत सारा फ्लूइड लॉस हुआ होगा, तो ऑफकोर्स हाइपोवोलेमिक शॉक होने के चांसेस है, यहाँ से कंफर्म हो गया, ठीक है ना। सो रेज्ड बॉडी टेम्परेचर, सो रेज्ड बॉडी टेम्परेचर इज नॉट द हाइपोवोलेमिक शॉक, ये बेसिकली कहाँ दिखता है, सेप्टिक शॉक में दिखता है ना। सो ये गलत हो गया। बी है डिक्रीज कैपिलरी रिफिल, तो देखो यहाँ पे ना स्टूडेंट ट्रैप हो जाते हैं, कैपिलरी रिफिल टाइम क्या हो जाता है, डिले होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है। सो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, है ना। सो कैपिलरी रिफिल टाइम क्या होता है, डिले होता है, इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज नहीं होता है। सो ये गलत हो गया। लो सेंट्रल वीनस प्रेशर, देखो सीवीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बॉडी में
इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम क्या हो रखा है, इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम कम है। अब इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम कम है तो ऑफ कोर्स जो राइट साइड जो राइट वेंट्रिकल प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। सो राइट वेंट्रिकल प्रेशर, राइट वेंट्रिकल वॉल्यूम भी कम होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट सेंट्रल वीनस प्रेशर कम होगा, एंड सेंट्रल वीनस प्रेशर कम है, दैट इज इन सीन इन द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। बट डी उन्होंने क्या बोला है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। सो हाइपोवोलेमिक शॉक इज नॉट रिलेटेड विद ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो बेसिकली ब्लड ग्लूकोज तो हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स में इंक्रीज हो सकता है, बट इन हाइपोवोलेमिक शॉक में ब्लड ग्लूकोज से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या होगा, सी, कि इन हाइपोवोलेमिक शॉक में सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सीवीपी कम हो जाता है। इसलिए अगर वार्ड में पेशेंट एडमिट होते हैं, पेशेंट को अगर सेंट्रल लाइन लगी होती है, तो हम पेशेंट का सीवीपी भी मॉनिटर करते हैं। अगर पेशेंट शॉक में जाता है तो लाइक पेशेंट को सेटल करने के बाद हमें पेशेंट को सीवीपी भी मॉनिटर करने होते हैं, ठीक है ना। एंड पेशेंट लाइक अगर नॉर एड्रेनलिन पे चल रहा है, बीपी पेशेंट का बीपी कम है, एंड फॉर बीपी कम है इसके लिए पेशेंट को नॉर एड इन्फ्यूजन चल रहा है। सो उसके लिए भी हम पेशेंट इन दैट कंडीशन में भी हम पेशेंट का सीवीपी मॉनिटर करते रहते हैं ना, टू चेक कि पेशेंट का सेंट्रल वीनस प्रेशर कम है या ज्यादा है, ठीक है ना। एंड उसके अकॉर्डिंग फ्लूइड रिससिटेट करने होते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। तो उसके बाद वन मोर क्वेश्चन, अ ट्रॉमा पेशेंट प्रेजेंट विथ हाइपोटेंशन, ठीक है, टेकिकार्डिया हो रखा है, ओके, डिस्टेंडेड नेक वेंस है, ठीक है, एंड मफल्ड हार्ट साउंड, विच टाइप ऑफ शॉक शुड द नर्स सस्पेक्ट फर्स्ट। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल है। अगर आपको एक चीज याद होगी, बैक्स्ट्राइड, बैक्स्ट्राइड यू नो, बैक्स्ट्राइड पता है आपको, बैक्स्ट्राइड में तीन चीजें थी, याद करो, याद करो, बैक्स्ट्राइड में तीन चीजें थी, क्या थी, दैट इज द हाइपोटेंशन था, हाइपोटेंशन था, ठीक है, और क्या था, डिस्टेंडेड नेकविंस था, है ना, डिस्टेंडेड नेकविंस था, डिस्टेंडेड नेकविंस था, और क्या था, मफल हार्ट साउंड, है ना। दिस इज नोन एज बैकस्ट्राइड। एंड ये कहाँ मिलता है हमें देखने को, याद करो, ये कहाँ मिलता है, दिस इज सीन इन कार्डियक टेम्पोनेट। तो ये एक तो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट में, कार्डियक टेम्पोनेट में हमें बैकस्ट्राइड देखने को मिलता है, दैट इज द हाइपोटेंशन, डिस्टेंडेड नेक वेन्स एंड मफल हार्ट साउंड, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला है कि एक पेशेंट है, उसको हाइपोटेंशन है, टेकिकार्डिया है, डिस्टेंडेड नेक वेन्स है, मफल हार्ट साउंड है। आप सोचेंगे मैंने ये क्यों बताया, तो आगे पता चलेगा आपको। सो विच टाइप ऑफ शॉक शुड द नर्स सस्पेक्ट फर्स्ट, चलो हम एलिमिनेट करते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक में। सो हाइपोवोलेमिक शॉक में क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम कम की वजह से हो रहा है। सो उसमें जो नेक वेन्स है वो डिस्टेंडेड नहीं होगा, फ्लैट होगा, ठीक है। सो ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। कमिंग टू बी, कार्डियोजेनिक शॉक। सो कार्डियोजेनिक शॉक में हाइपोटेंशन होगा, ठीक है, टेकिकार्डिया भी होगा, ठीक है, ठीक है। अगेन डिस्टेंडेड नेक वेन्स चलो हो सकता है, बट मफल हार्ट साउंड इज लाइक प्रेजेंट नहीं होता। डिस्टेंडेड नेक वेन्स हो सकता है, बट मफल हार्ट साउंड बेसिकली नहीं होता है। सो ये भी गलत हो गया। कमिंग टू ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एंड सेप्टिक शॉक। सो सेप्टिक शॉक में याद करो, सेप्टिक शॉक में अगेन डिस्टेंडेड नेक वेन्स और मफल हार्ट साउंड नहीं होगा, हाइपोटेंशन होगा, और यहाँ पे टेकिकार्डिया होगा। सो ये हमारा ये भी गलत हो गया। अब हम अगर हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है कि बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन होता है। कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, हार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। कहाँ पे, या तो फिलिंग में, या तो हार्ट में जो ब्लड फिल होता है वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर फिल तो हो गया, आउटफ्लो में प्रॉब्लम है, आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो या तो फिलिंग में ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो अगर फिलिंग में ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिलिंग कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, है ना, तो शॉक होगा। अगर आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑफ कोर्स कार्डियक आउटपुट कम होगा। सो दोनों में बेसिकली क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, एंड कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, दैट इज बेसिकली शॉक, राइट। सो अगर हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की बात करें, तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के क्या क्या होते हैं, एक तो हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है ना, कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से हो सकता है, ठीक है ना। सो एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स की वजह से हो सकता है। सो टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो गया, टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो गया, कार्डियक टेम्पोनेट हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। ये सारे रीजन है फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इनमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है ना। सो उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि हाइपोटेंशन है पेशेंट को, डिस्टेंडेड नेक वेन्स है, एंड मफल हार्ट साउंड है। सो ये तीनों साइन कहाँ देखने को मिलता है, ये तीनों साइन मतलब चारों साइन कहाँ देखने को मिलता है, हमें हमें देखने को मिलता है कार्डियक टेम्पोनेट में। तो ये क्वेश्चन बहुत इनडायरेक्ट वे में था, मतलब बट अगर आपके आपने पढ़ रखा होगा ना चीजों को, एंड आपने चीजों को एलिमिनेट कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, तो ये बहुत इजीली कर लेंगे। सो ये कार्डियक टेम्पोनेट है, एंड याद करो कार्डियक टेम्पोनेट क्या हो गया, दैट इज द ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। सो ये हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में मिलेगा। तो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। थोड़ा घुमा के था, बट बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था।
इस तरीके से एमसीक्यू लाइक ये वाला एमसीक्यू का आंसर जिन्होंने एकदम से कर लिया होगा, सो मतलब कि आपका शौक का जो टॉपिक है दैट इज़ लाइक कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ठीक है? सो विद दिस द क्वेश्चन इज़ एंड। हमने आज बस 12 क्वेश्चन पढ़ने हैं। आई थिंक 7th क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं बताया है, वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आपको आता है कि नहीं आता है। दिस वाज़ द लाइक द सिंपल क्वेश्चन था, सबसे सिंपल था, बेसिक क्वेश्चन्स था। ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल्सो आप मुझे टॉपिक भी बता सकते हो कि व्हिच टॉपिक यू वांट, कि किस टॉपिक पे मैं एमसीक्यू और कराऊँ। शौक हो गया, बर्न से रिलेटेड और एमसीक्यू करने तो वो भी मैं करवा दूँगी, बट लाइक अगर अदर्स टॉपिक अगर आपके माइंड में है जो आपने उससे रिलेटेड एमसीक्यू करना है, तो प्लीज़ जस्ट कमेंट मी, मैं उस टॉपिक पे प्रिपेयर कर लूँगी, ठीक है ना? ओके, विद दैट थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।